वंदे मातरम बच्चों। आज हम कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 4 मुगल साम्राज्य स्थापना एवं विस्तार भाग 3 के अंतर्गत आगे की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमने मुगल कालीन शासन व्यवस्था किस प्रकार अत्यधिक केंद्रीकृत नौकरशाही व्यवस्था थी इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। सम्राट को प्रशासन की गतिविधियों की भलीभांति संचालित करने के लिए मंत्री परिषद की आवश्यकता होती थी और इसी प्रकार बाबर के शासनकाल में वजीर का पद काफ़ी महत्वपूर्ण था, परंतु कालांतर में यह पद महत्वहीन हो गया और फिर किस प्रकार मुगलकालीन शासन व्यवस्था अत्यधिक केंद्रीकृत नौकरशाही व्यवस्था स्थापित हुई, इसके बारे में फिर हमने थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की थी। आज हम आगे की जानकारी प्राप्त करते हैं। नियम में देखिए मुगलकालीन पदों के बारे में जानकारी दी गई है कि दीवान अर्थात कौन रहता था, तो महसूल व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी। महसूल व्यवस्था अर्थात आपको पता है कि जो भी कर या पैसों से संबंधित यानी कि किसी भी प्रकार के कर का एकत्रीकरण करने वाला जो भी रहता था, हिसाब किताब संभालने वाला जो भी महसूल व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी रहता था, उसे क्या कहते थे? दीवान। जैसे औरंगजेब के समय में असद खान ने सबसे ज़्यादा 31 साल तक दीवान के पद पर कार्य किया है, ये उदाहरण है। तो इस प्रकार से महसूल व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी अर्थात दीवान कहलाता था। आगे देखते हैं बख्शी। अब बख्शी ये जो पद है इसका अर्थ होता है वृत्त संबंधी अधिकारी। इसका अर्थ क्या होता है? तो वृत्त संबंधी अधिकारी, यानी कि वृत्त संबंधित अगर कोई भी अधिकारी हो तो उसे क्या कहते थे? बख्शी कहा जाता था। आगे देखते हैं सदर अर्थात धर्मांधा, सदाव्रत इत्यादि पर ध्यान रखने वाला अधिकारी। सदाव्रत, धर्मांधा पर यानी कि इन चीज़ों पर ध्यान देने वाला जो भी अधिकारी रहता था उसे क्या कहते थे? सदर कहते थे। फिर था काजी। अब काजी अर्थात न्यायाधीश। काजी को ही क्या कहा जाता था? तो न्यायाधीश कहा जाता था, या फिर न्यायाधीश को ही काजी कहा जाता था। न्यायदान का कार्य करने वाला जो रहता था उसे काजी कहा जाता था। फिर था फौजदार। अब फौजदार अर्थात सरकार का ऊपरी अधिकारी। फौजदार का अर्थ क्या था? तो सरकार का यानी कि जो शासन था उसका जो ऊपरी अधिकारी था उसे क्या कहते थे? फौजदार। कोतवाल, कानून एवं व्यवस्था संभालने वाला अधिकारी। कोतवाल किसे कहा जाता था? तो किसी भी प्रकार का कानून एवं व्यवस्था संभालने वाला जो भी अधिकारी रहता था उसे क्या कहते थे? तो कोतवाल कहा जाता था। फिर है मीर बहार अर्थात बंदरगाह, ज़कात, जहाज पर नियंत्रण तथा उसका दान वसूली करने वाला। यानी कि जो भी बंदरगाह रहेंगे या फिर ज़कात या फिर जहाज पर नियंत्रण तथा उसका दान वसूली करने वाला, यानी कि जो भी उसका भी कर आता है या उससे भी जो भी मुबदला आता है उसको एकत्रित करने वाला या उसको वसूल करने वाला जो अधिकारी रहता था उसे क्या कहा जाता था? मीर बहार। फिर आगे है सेनापति। शाही सेना का प्रधान सेनापति लगभग शहंशाह स्वयं ही रहता था। जो सेनापति है वो शाही सेना का प्रधान, यानी कि जो भी उनके शासनकाल में सेना थी उसका जो प्रधान सेनापति रहता था वो लगभग शहंशाह स्वयं ही रहता था। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि मैंने आपको कुछ जानकारी दी है कि किस प्रकार उनके पद कार्यरत थे, कि उनकी जो मंत्री परिषद को विरासत कहा जाता था। विजारत। मंत्री परिषद जो थी मुगलकालीन, तो उन्हें क्या कहा जाता था? तो विजारत कहा जाता था। बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफ़ी महत्वपूर्ण था। जैसे कि जो वजीर रहता था वो पद काफ़ी महत्वपूर्ण था। फिर सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी था, जिसके कर्तव्य को अकबर ने दीवान, मीर बख्श, सदर उस्त्र और मीर समान में विभाजित कर दिया था। फिर मीर बख्श द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर बाद ही सेना को
हर महीने वेतन मिल पाता था। यानी कि ऐसे जो उनके अलग अलग जो पद थे उनके बारे में अभी हमने जानकारी प्राप्त की है। फिर देखिए, जब कभी कभी सद्र अर्थात सदर न्याय विभाग के प्रमुखों का कार्य करता था तब उसे काजी कहा जाता था। जैसे काजी अर्थात हमने देखा है न्यायाधीश। तो लगानहीन भूमि का निरीक्षण सदर करता था। सम्राट के घरेलू विभाग का प्रधान मीर समान कहलाता था। फिर इतना ही नहीं, सूचना और गुप्तचर विभाग का जो प्रधान रहेगा उसे दरोगा या फिर दरोगा कहा जाता था। फिर उसका काम कौन सा रहता था, तो जो भी सूचना या गुप्तचर विभाग रहता था उसका वो प्रधान कहलाता था। फिर शरीयत के प्रतिकूल काम करने वाले को रोकना, आम जनता को दुष्चरित्र से बचाने का काम मुहत्सिब का नाम अधिकतर करता था। प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों में और सूबों का सरकार में और सरकार का परगना में और महल का जिले या दस्तूर में और दस्तूर जिले में बटे होते थे। और इतना ही नहीं, मुगल काल में सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसे मावदा या दीह कहते थे। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था। शाहजहाँ के शासनकाल में सरकार और परगना के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना भी की गई थी। अब जैसे मैंने आपको पदों के बारे में बताया कि सूबेदार भी था, बख्शी अर्थात क्या, तो प्रांतीय सैन्य प्रधान रहता था। फिर फौजदार, जिले का प्रधान फौजी अधिकारी रहता था। फिर कोतवाल जो है वो मानो नगर प्रधान रहता था। फिर इस प्रकार से जितने भी जिनके भी बारे में मैंने अभी पढ़ा है तो वो लगभग सब कौन थे, तो इनके ये जो भी जानकारी बताई ये मुगल कालीन पदों की जानकारी थी, या उनकी व्यवस्था किस प्रकार थी, उनका शासन व्यवस्था संभालने वाले जो भी प्रधान व्यक्ति रहते थे या मुगल कालीन जो पद रहते थे उसकी जानकारी थी। देखिए यहाँ पे चित्र दिया है 4.8 अकबर का दरबार। तो इस प्रकार अकबर के दरबार में सभी लोग अपना अपना कार्य सही तरीके से करते थे। आगे देखते हैं शेर शाह के सुधार। दिल्ली पर शेर शाह का शासन 5 वर्ष तक रहा। अब देखा जाए तो दिल्ली पर शेर शाह ने कितने वर्ष तक अपना शासन किया, तो 5 वर्ष तक। इस अल्प अवधि में उसने अनेक सुधार किए थे और शेरशाह ने इसी अवधि में यानी 5 वर्षों की अवधि में बहुत से सुधार किए थे। शेरशाह को एक योद्धा के रूप में नहीं बल्कि एक सुधारक के रूप में भी याद किया जाता है। कहा जाता है कि शेरशाह की एक योद्धा के रूप में उन्हें याद नहीं किया जाता है, तो बल्कि एक सुधारक के रूप में उन्हें आज भी याद किया जाता है। उसने ज़मीन के प्रकार और उत्पादन के औसत से ज़मीन महसूल के दर का ढांचा टोडरमल की सहायता से तैयार किया था। अर्थात जो ज़मीन के प्रकार है और उनके उत्पादन की जो औसत है या फिर ज़मीन के महसूल के दर का ढांचा, तो ये सब इनके ही कारकिर्द में तैयार किया गया था। शेरशाह की यह महसूल पद्धति अकबर ने भी अपनाई थी, यानी इतने सही तरीके से शेरशाह की महसूल पद्धति थी कि जिसके चलते अकबर ने भी उसे अपनाया था। राज्य में सरलतापूर्वक माल सामान का आयात निर्यात हो सके इसके लिए जगह जगह बने चुंगी नाका को हटा दिया था। अर्थात कि देखिए, एक जगह से दूसरी जगह पे सरलतापूर्वक यानी राज्य में जब सरलतापूर्वक माल सामान का आयात और निर्यात हो सके, यानी कि बाहर का माल इस राज्य मतलब राज्य के अंतर्गत जो आयात निर्यात था, माल मंगाना या भेजना था, तो वो आसानी से और सरल तरीके से हो, इसके लिए जो जगह जगह चुंगी नाका, जैसे अभी नाके होते हैं ना, उसी प्रकार के जो चेक पोस्ट वगैरह होते हैं, तो उसी प्रकार के चुंगी नाका को हटा दिया था। व्यापार को अधिक वेग मिले और पथिकों को सुविधा के लिए चौड़े रास्ते बनवाए गए थे। और इतना ही नहीं, व्यापार को अधिक वेग मिले यानी गति मिले और पथिकों को यानी कि उस राह पे चलने वाले जो पथिक होते हैं या लोग होते हैं या प्रवासी होते हैं, उनकी सुविधा के लिए रास्ते भी कैसे बनवाए गए थे, तो चौड़े बनवाए गए थे। जिसमें एक आगरा से बुरहानपुर यानी कि एक रास्ते का नाम दिया है जो आगरा से बुरहानपुर तक है। फिर आगरा से मारवाड़ और लाहौर से मुल्तान प्रसिद्ध है।
अर्थात 3 रास्तों के नाम दिए हैं। एक बनाया था आगरा से बुरहानपुर, और दूसरा आगरा से मारवाड़, और तीसरा जो बनाया था वो था लाहौर से मुल्तान, जो आज भी प्रसिद्ध है। शेरशाह ने रास्ते के दोनों ओर वृक्ष लगवाए थे, यानी कि देखिए जो आज हमें दिखाई देता है कि रास्ते के दोनों तरफ दो तरफा जो भी वृक्ष लगाए जाते हैं, तो ये किसकी देन है? तो शेरशाह ने ही इसकी शुरुआत की थी। रास्ते में विश्राम करने के लिए आवास बनवाया था, और इतना ही नहीं, रास्ते में विश्राम कर सके, यात्री रुककर आराम कर सके, इसके लिए उन्होंने आवास भी बनवाया था। टंकशाल बनाकर चांदी के एक समान वजन के सिक्के बनवाए थे। अब उन्होंने चांदी के एक समान वजन के सिक्के भी बनवाए थे। शेरशाह ने सैन्य में कड़ा अनुशासन लागू किया था, यानी कि उसने कुछ करती हुई सेना को गांव के लोगों को परेशान करने या फसल को नुकसान पहुंचाने की सख्त मनाही की थी। जो शेरशाह थे उन्होंने देखिए अपने सैन्य में कड़ा अनुशासन लागू किया था, यानी कि देखा जाए तो उनको सही तरीके से शासन करने के लिए उन्होंने कहा था कि जब अगर सेना गांव में जाए तो गांव के लोगों को किसी भी तरह से परेशान न करे और उनके फसलों को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचाए, ऐसे उन्होंने सख्त मनाही की थी। उसके शासन में गुनहगारों को पकड़वाने की जिम्मेदारी कोतवाल के जिम्मे थी, और उनके समय में जो भी गुनाह करता था तो उस गुनहगार को पकड़ने की जिम्मेदारी किसकी थी? तो वो कोतवाल की थी। शेरशाह स्वयं सतत कार्य करके अन्य को काम करने की प्रेरणा देने वाला शासक माना जाता है, यानी कि शेरशाह एक ऐसे शासक थे जो स्वयं यानी खुद भी सतत कार्यरत रहते थे, और जिसके चलते अन्य लोगों को भी वो काम करने की प्रेरणा देने वाले शासक माने जाते हैं। देखिए यहाँ पर चित्र दिया है 4.9, राजमार्ग का निरीक्षण करते हुए स्वयं शेरशाह, यानी कि किस प्रकार से राज्य में रास्ते बनाए जा रहे हैं इसका निरीक्षण वो कर रहे थे। यानी कि सोचिए किस प्रकार के शासन करता रहे होंगे कि स्वयं भी वो सतत कार्य करते थे और इसी से लोगों को भी प्रेरणा देते थे। यहाँ पर देखिए एक प्रोजेक्ट वर्क है। वर्तमान समय में महसूल पद्धति की क्या व्यवस्था है, इसके लिए ग्राम पंचायत, तहसील अधिकारी, जिला कलेक्टर कचहरी की मुलाकात लीजिए और प्रत्येक कार्य के बारे में लिखिए। तो ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। प्रवृत्ति दी है, शेरशाह के समय में राजमार्ग बनवाया गया था। वर्तमान समय में किस प्रकार के रास्ते बनवाए जाते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो आप ये भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किस प्रकार से रास्ते बनवाए जाते हैं, और जब वो रास्ते बनवाए जाते हैं तो उसकी निगरानी रखने का काम कौन करता है, या उस रास्तों को सम्मति देने का कार्य कौन करता है, या फिर वो रास्ता सही तरीके से बना है कि नहीं बना है, इसके बारे में जांच पड़ताल का कार्य कौन करता है। तो ये सब जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। चित्तौड़ की यशगाथा। मुगल शासकों को मेवाड़ के सिसोदिया राजपूतों के साथ आए दिन युद्ध लड़ना पड़ता था, यानी कि देखिए जो भी मुगल शासक थे उनको मेवाड़ के जो सिसोदिया राजपूत थे उनके साथ हमेशा ही युद्ध करना पड़ता था। शूरवीर सिसोदिया राजपूत मुगल सत्ता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, अर्थात जो शूरवीर सिसोदिया राजपूत थे वो मुगल सत्ता स्वीकार करने के लिए कभी भी तैयार ही नहीं थे। उनका हमेशा इस सत्ताधारी को विरोधी रहा है। वे अकबर के सामने अपराजित योद्धा की तरह लड़ते थे, और वो हमेशा अकबर के सामने लड़ाई के लिए तैयार रहते थे, जिसमें महाराणा प्रताप की वीरता विशेष रूप से अंकित है। जैसे कि हमने बहुत बार महाराणा प्रताप की वीरता के प्रसंगों के बारे में पढ़ा है या सुना है, तो वो इस समय की भी विशेष रूप से उनकी जो वीरता है वो अंकित की गई है। चित्तौड़ के सिसोदिया वंश के शासकों में महाराणा प्रताप अकबर के विरुद्ध अंत तक अपराजित वीर की तरह लड़ते रहे। यानी कि देखिए कि जो सिसोदिया वंश के शासक थे महाराणा प्रताप, उन्होंने हमेशा ही वह अकबर के विरुद्ध में यानी कि आखिरी तक न हारते हुए वो वीर की तरह हमेशा अकबर के साथ लड़ते रहे। अकबर मेवाड़ में मुगल सत्ता स्थापित करना चाहता था। अकबर क्या चाहता था? तो कि जो मेवाड़ है तो मेवाड़ में मुगल सत्ता स्थापित करना चाहता था, इसलिए मेवाड़ और दिल्ली के बीच में युद्ध हुआ, और इसी के चलते मेवाड़ और दिल्ली के बीच में युद्ध हुआ। इसमें हल्दी घाटी के मैदान में हुआ युद्ध सीमा चिन्ह माना जाता है, यानी कि हल्दी घाटी जो है ये इस युद्ध की सीमा चिन्ह मानी जाती है। उस समय अकबर के पास आधुनिक शस्त्र, पर्याप्त तोप, गोला बारूद और विशाल सैन्य थी। जब दिल्ली और मेवाड़ के बीच में अर्थात
अकबर के साथ युद्ध हुआ तो अकबर के पास तब आधुनिक शस्त्र, पर्याप्त तोप, गोला बारूद और विशाल सैन्य थी, जबकि महाराणा प्रताप के पास पर्वतीय प्रदेश का खाली सहारा, शूरवीर राजपूत योद्धा और गिरिमालाओं में रहकर युद्ध करने आदि वनवासी थे। अब देखिए, अकबर के पास आधुनिक शस्त्र थे, पर्याप्त तोप थी, गोला बारूद और विशाल सैन्य भी था, लेकिन जो महाराणा प्रताप थे उनके पास खाली क्या था, तो पर्वतीय प्रदेश का सहारा था, यानी कि उनमें छुपकर वो वार कर सकते थे। शूरवीर राजपूत योद्धा थे, और राजपूत जो शूरवीर योद्धा थे वो थे, और गिरिमालाओं में रहकर युद्ध करने के आदि जो वनवासी लोग थे वो थे। मुगलों की सागर जैसी सेना के सामने महाराणा प्रताप के 20 से 22 हज़ार शूरवीर सैनिक लड़े थे। अब देखिए, सागर जैसी सेना यानी कि जिसका कोई अंत नहीं, इतनी बड़ी मुगलों की सेना थी, और उनके सामने महाराणा प्रताप के खाली 20-22 हज़ार शूरवीर सैनिक लेकर भी महाराणा प्रताप ने अकबर के साथ लड़ाई के लिए प्रारंभ किया, या फिर वो बिना डरे उनसे लड़ते रहे। हल्दी घाटी के मैदान में हुए इस युद्ध ने महाराणा प्रताप और चेतक घोड़ा को अमर बना दिया, यानी कि महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था उसका नाम क्या था, तो चेतक। हल्दी घाटी में मैदान में जो युद्ध हुआ, इसी युद्ध में महाराणा प्रताप और चेतक घोड़ा ये दोनों ही अमर बन गए, यानी लड़ते लड़ते उनको वीर गति प्राप्त हुई, और वो आज भी अमर है। राणा प्रताप के चेतक घोड़े को प्रशिक्षण देकर तैयार किया गया था। जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था जिसका नाम क्या था, चेतक, उसे प्रशिक्षण देकर तैयार किया गया था। रणभूमि में चेतक घोड़ा राणा प्रताप के इशारे के अनुरूप बर्ताव करता था, अर्थात रणभूमि में अर्थात युद्ध भूमि में जब चेतक घोड़ा महाराणा प्रताप के इशारे देखता तो उनके अनुरूप ही वो अपना बर्ताव रखता, या उसी तरह जैसे वो इशारा करते वैसा ही वो बर्ताव भी करता। हल्दी घाटी का युद्ध जब चरम सीमा पर था, तब राणा प्रताप के एक इशारे पर चेतक अश्व ने ऊंची छलांग लगाकर मुगल सेनापति के हाथी के हौदे तक अपने टाप रख दिए थे। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि हल्दी घाटी का जब युद्ध अंतिम चरण में था, तब महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एक इशारा किया तो चेतक ने ऊंची छलांग लगाकर मुगल सेनापति का जो हाथी था उस हाथी के हौदे तक अपने टाप रख दिए थे। सोचिए कि कितनी बड़ी बात है। राणा ने भाले से वार किया, किंतु हाथी के ऊपर के हौदे ने सेनापति को बचा लिया, और इसी के चलते जब महाराणा प्रताप ने भाले से उस पर वार किया, परंतु हाथी के ऊपर के जो हौदे थे उसने सेनापति को बचा लिया है। ऐसे अनेक प्रसंगों का उल्लेख मिलता है, ऐसे अनेक युद्ध वर्णन हल्दी घाटी के जुड़े हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब राणा प्रताप घिर गए थे, तब एक सरदार ने घायल राणा प्रताप का छत्र अपने सिर पर रखकर मुगल सैनिकों को भरमाया था। अब देखिए, ऐसे विविध प्रसंग इस युद्ध के वर्णन हल्दी घाटी से जुड़े हुए हैं, यानी कि बहुत सारे प्रसंग हल्दी घाटी के युद्ध से जुड़े हुए बताए जाते हैं या वर्णन किए गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब राणा प्रताप घिर गए थे, यानी कि मुगलों की सेना द्वारा घिर गए थे, तब एक सरदार ने घायल महाराणा प्रताप को अपने छत्र यानी कि छत्र अपने सिर पर रखकर मुगल सैनिकों को उन्होंने भरमाया था। देखिए, इस तरीके से कि घायल राणा प्रताप को उनके अश्व ने रणभूमि से बाहर ले जाकर बचाया था। और ऐसे में जो महाराणा प्रताप थे उनका जो घोड़ा था चेतक, उसने भी रणभूमि से बाहर निकालकर उनकी जान बचाई थी। ऐसी अनेक बातें महाराणा प्रताप और अकबर के साथ जुड़ी हुई हैं। अकबर के साथ हुए युद्ध में राणा प्रताप की सेना हार गई, किंतु वे हिम्मत नहीं हारे। जब अकबर के बीच में और महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ तो महाराणा प्रताप की सेना हार गई, परंतु महाराणा प्रताप अपनी हिम्मत नहीं हारे। उनकी हिम्मत अड़िग रही, यानी कि कभी भी न टूटने वाली ऐसी हिम्मत थी उनकी। वे जंगलों में भटके, अनेक मुश्किलों का उन्होंने सामना किया, परंतु अपनी हिम्मत नहीं हारी। वे मुगलों के विरुद्ध हिम्मत नहीं हारे। जैन व्यापारी भामाशाह के आर्थिक मदद करने पर राणा प्रताप ने सैन्य शक्ति एकत्रित करके पुनः मुगलों से युद्ध लड़े। चित्तौड़ के सिवाय सभी किले जीत लिए। जब तक चित्तौड़ मिलेगा नहीं तब तक पलंग पर सोऊंगा नहीं की प्रतिज्ञा जीवन के अंत तक उन्होंने निभाई। देखिए, फिर जब ये
हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो इस युद्ध में उनके घोड़े चेतक ने तो उनको बचा ही लिया था, लेकिन जैसे युद्ध में वो हार भी गए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, उनकी हिम्मत अड़िग थी। वे जंगल में भटके, उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा, परंतु उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वे डटकर मुगलों के विरुद्ध में हिम्मत जुटाकर खड़े रहे। जैन व्यापारी जो थे भामाशाह, उनकी आर्थिक मदद से महाराणा प्रताप ने फिर से एक सैन्य शक्ति को एकत्रित किया और मुगलों से फिर से वो युद्ध लड़ने लगे, और चित्तौड़ के सिवाय सभी किले उन्होंने अपने वापस ले लिए। और उन्होंने कहा कि जब तक चित्तौड़ मिलेगा नहीं तब तक मैं पलंग पर सोऊंगा नहीं। ये प्रतिज्ञा उन्होंने जीवन के अंत तक निभाई थी। ऐसे महान योद्धा थे महाराणा प्रताप। आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको समझ में आया होगा। आगे की जानकारी, आगे का जो पाठ है उसकी जानकारी हम आगे की वीडियो द्वारा प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। 21 मिनिटाचा बनला हा पाठ.